मेरे घर को देखकर ये बता पाना कि उस घर के अंदर क्या चल रहा है, उस घर के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, खुश हैं कि नहीं है, ये उतना ही मुश्किल है जितना किसी के चेहरे, हंसते हुए चेहरे को देख के ये बताना कि वो इंसान अंदर से कितना दुखी है। लोगों को बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन किसी के घर में, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या दिक्कतें आ रखी हैं, ये इंसान खुद ही जानता है। ये जिसके साथ हो रहा होता है उसे ही पता होता है। और यही चीजें छुपाना शायद कई लोगों को भारी पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है समाज का, कि समाज क्या कहेगा, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचेगा। और शायद यही चीज उन्हें रोक दिया। और ऐसा ही एक केस सामने आया है मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, गुंडीखाड़ा चरण। वहां पर एक डिसेंट सी फैमिली रहती है। उस फैमिली में 4 लोग होते हैं। सबसे जो बड़ी होती हैं वो होती हैं ख्यांची बाई। ख्यांची बाई के पति की मृत्यु 25 साल पहले हो चुकी है। वो अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ उस घर में रहते हैं। उनका लड़का, जिसका नाम है देव कृष्णा पुरोहित, उसकी उम्र 28 साल है और उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी जिससे हुई है उसका नाम है प्रियंका पुरोहित। अब आप इस नाम को बड़े ध्यान से याद रखना, क्योंकि इसका बड़ा रोल है आगे। जो सब कुछ हुआ है, ये जो सब कुछ हो रखा है, इसमें प्रियंका पुरोहित ही मेन करता धरता है। और जो देवकृष्णा की बहन है उनका नाम है ज्योति। अब कहानी की शुरुआत होती है 30 मार्च 2015 से। 30 मार्च 2015 में देवकृष्णा और प्रियंका की शादी हो जाती है। अब ये जो शादी थी, ये इस पर सोचने का वाला विचार ये भी है कि जब इनकी शादी हुई थी तो उस समय जो प्रियंका थी उसकी एज नहीं भी रही होगी, कम से कम 15 साल, क्योंकि इनकी शादी को लगभग 11 साल हो चुके हैं और 2015 में थी। और इस वक्त जो प्रियंका है उनकी उम्र है 25 साल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाल विवाह हो गया। लेकिन जो गौना हुआ था, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, गौना वो होता है कि जब शादी के बाद जो लड़की होती है वो जब तक कमिंग ऑफ एज नहीं हो जाती है, जब तक वो 18 साल की बालिग नहीं हो जाती है, वो अपने मायके में ही रहती है। तो जब उनका गौना हुआ उसके बाद वो 2020 में अपने ससुराल चली जाती है। फिर उसके बाद उनकी शादी थोड़ा ठीक चलती है, लेकिन फिर उनकी शादी में कुछ दिक्कत आने लग जाती है। और अब जैसे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, सबको ये लगता है कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते होंगे। तो ऐसा होता था कि कई बार शादी के बाद जो प्रियंका पुरोहित थी वो झगड़ा करके घर से अपने मायके चली जाती थी, अपनी नानी के यहाँ चली जाती थी और कई दिन वहां रहती थी। फिर वो घर वापस नहीं आती थी, वो काफी टाइम वहां रहती थी। और बाद में यही पता चला है, उनकी बहन ने ये बयान दिया था कि जो प्रियंका थी वो 4 दिन अपने घर रहती थी और फिर 7 दिन, 10 दिन, हफ्ता दिन, 12 दिन अपने मायके जाके रहती थी, अपनी नानी के यहाँ। अब ये सब चलता रहा, 2020 से सब शुरू हुआ, 2020 से ही, और ये सब चल रहा था, ठीक है। और झगड़े होते रहते थे, वो साथ में भी रहते थे, अपने मायके जाती रहती थी, मायके साथ ही रहती थी। ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। फिर अप्रैल 7 को कुछ ऐसा होता है जिसने उस घर की किस्मत ही बदल के रख दी, या उस घर में रहने वालों की किस्मत बदल के रख दी। अप्रैल 7 की रात को उनके घर से पड़ोसियों को, देवकृष्ण पुरोहित के घर से पड़ोसियों को बड़े जोर जोर से चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज आती है। अब पड़ोसी सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, वो जाते हैं रात को घर पे। तो वो क्या देखते हैं कि जो प्रियंका पुरोहित है वो जोर जोर से रो रही है, काफी घबराई हुई है, वो रो रही है। पूरा घर फैला हुआ है, मानो जैसे किसी ने चोरी वगैरह कर लिया। सबको पहले लगा कि घर में चोरी हुई है और शायद सामान सारा चोर लेके चले गए, तो ये शायद उस वजह से रो रही है, उनको डराया हुआ, धमकाया हुआ है, डर गई होंगी। लेकिन फिर जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं पड़ोसी, तो वहां देखते हैं वहां पर देवकृष्ण पुरोहित की लाश पड़ी होती है।
उनके शरीर पे किसी ब्लंट वेपन से वार किया होता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई होती है। लोग आते हैं, फिर लोग प्रियंका पुरोहित से पूछने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या। तो प्रियंका पुरोहित बताती है कि और यही बयान उन्होंने पुलिस को भी दिया। फिर उन्होंने बोला जो हम उन्होंने तो मार डालेंगे, इन्होंने हाथ पैर मारे। अरे और मैं तो ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मैं तो आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। तो इस बयान में प्रियंका पुरोहित बताती हैं, और वो बाद में पुलिस को भी ये बताती हैं कि उनके घर में चोर घुसे, उन्होंने लूटपाट करी, और उसके बाद जब उनके पति ने उस चीज का विरोध किया, जब वो चोरों से थोड़ा हाथापाई करने गए या उनसे लड़ने गए, तो चोरों ने उनको मार डाला। अब ये सबको काफी नेचुरल लगता है, काफी आसान लगता है कि किसी घर में चोरी हुई, उन्होंने चोरी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन हाथापाई में की जान चली गई। फिर पुलिस घर पे आती है, तो वो थोड़ा जांच वांच करती है, वो बयान लेती है सारे। लेकिन पुलिस को लगता है कि अगर ये मर्डर का ही केस है तो शायद उन्हें एक बार जो घर है उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, अगर उन्हें कुछ निशान मिल जाए। पुलिस को थोड़ा बहुत तो शक होता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मारते हैं, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि घर में उनकी माँ, उनकी बहन भी थी उस समय। लेकिन फिर भी कहती है चलो पुलिस एक बार हम अपनी जांच पड़ताल कर लेते हैं। तब जो पुलिस बयान ले रही थी इससे पहले उनका, प्रियंका का, तो प्रियंका ने पुलिस को ये बात बताई थी कि चोरों ने उनके 3.5 लाख रुपए के गहने उनके घर से वो भी लेके गए। अब पुलिस खोजबीन करती है तो उनको बेड में गद्दे के नीचे 3.5 लाख रुपए के वही गहने पड़े हुए मिलते हैं। अब पुलिस को ऐसा शक हो जाता है कि जिस गहनों की प्रियंका ने चोरी होने की बात करी है वो तो घर में ही है। वो थोड़ा इसकी जांच पड़ताल करने में लग जाती है। फिर वो जब घर वालों से पूछती है तो जो देवकृष्णा की बहन है वो कुछ बातें बताती हैं जिनसे पुलिस को थोड़ा बहुत केस समझ में आने लग जाता है। वो बताती है ज्योति कि जो इनकी वाइफ है, उनकी जो भाभी है, देवकृष्णा की वाइफ ज्योति की भाभी, वो देवकृष्णा से काफी लड़ाई झगड़े करती थी, और उन्होंने कई बार ये भी बोला था कि यू डोंट डिजर्व मी। झगड़े में गुस्से में आके वो ये भी बोला था उन्होंने कि तुम बहुत काले हो, तुम मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं हो, या मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हूँ, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। और ऐसे एक दो वाक्य नहीं, ऐसे बहुत सारे वाक्य हो चुके थे। तो जब ये सब हो रहा था, जब झगड़े इतने होते थे, और ये पता ही चला फिर पुलिस को जब ये सारी बातें हो रही थी कि इतना टाइम वो अपने मायके में बिताती, तो पुलिस ने काम, इस केस की जो बातचीत है वो सीधा प्रियंका से करेंगे। तो प्रियंका को पुलिस उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो पहले तो प्रियंका बयान देती है, और काफी मिले जुले बयान होते हैं, घुमाने वाले बयान होते हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो पुलिस को लूपहोल्स दिखते हैं उनके बयानों में। तो पुलिस क्या करती है, थोड़ी सख्ताई अपनाती है प्रियंका के साथ, और जब उनके साथ सख्ताई अपनाई जाती है तब प्रियंका सारा सच पुलिस के सामने रख देती है। तो जो असली कहानी की जो शुरुआत होती है, ये जो सब कुछ हुआ है इसकी शुरुआत होती है 2017 या 18 में से। एक्चुअली 2017 या 18 में प्रियंका एक शादी में गई थी, किसी रिश्तेदार की शादी में गई थी। तो वहां पर उनकी मुलाकात एक कमलेश नाम के व्यक्ति से होती है। कमलेश एक ढाबा ओनर है, और उसकी उम्र आज की डेट में तकरीबन 32 साल की है। और जब उनकी बातें होती हैं और जब वो शादी में मिलते हैं तो उसके बाद उनके नंबर एक्सचेंज होते हैं, उनकी बातें स्टार्ट होती हैं,
और इनकी ये बातें कब प्यार में बदल जाती हैं ये इन दोनों को भी नहीं पता चलता। और तकरीबन 2020 के आसपास इन दोनों को एक दूसरे से मतलब प्यार हो जाता है और ये अपना रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं 2020 के तकरीबन। और इसी बीच ये अपने ससुराल भी आ जाती है, जो प्रियंका होती है होने के बाद। तो जब अपने ससुराल आ जाती है तो रेगुलरली वो कमलेश से बातें भी कर रही होती है और इधर अपना वैवाहिक जीवन भी जी रही होती है। लेकिन फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रियंका है और देवकृष्ण है उनके बीच में सब कुछ तो अच्छा चल नहीं रहा होता है। तो शायद झगड़े की वजह से जो प्रियंका होती है वो अपने मायके चले जाती है और फिर उसके बाद वो 3 साल तक, लिटरली 3 साल तक वो अपने मायके रहती है। फिर उसके बाद जब काफ़ी लोग बुलाने जाते हैं, उनकी माँ का भी बयान आया था देवकृष्णा की कि काफ़ी लोग आते हैं उनको लेने के लिए, समाज के लोग आते हैं उनको बुलाने के लिए, समझाने के लिए, तो वापस आ जाती हैं, अपने मायके आ जाती हैं वो। लेकिन उसके बाद भी ये चलता रहता है ये फेस कि उनका झगड़ा होता है, उनका झगड़ा हुआ, वो कुछ दिन के लिए अपने मायके गई, फिर वापस आ जाती थी अपने ससुराल, फिर उनका झगड़ा होता था, फिर वो मायके चली जाती, फिर ससुराल आ जाती थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ों का पता चला ना धीरे धीरे, जब खुली, जब पुलिस ने पूछा करी, तब इसके पीछे का असली रीजन समझ आया। प्रियंका जानबूझ कर झगड़ा करती थी। उनका झगड़ा करने का ये रीज़न होता था कि वो झगड़ा करती थी, अपने मायके जाती थी और मायके में उनके पास मौका होता था कमलेश से खुलेआम बात करने का, मिलने का, घूमने का, क्योंकि ससुराल में तो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसके बाद बाद में कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो कमलेश था वो उनसे मिलने के लिए, प्रियंका से, वो उनके गांव आता था और जो प्रियंका होती थी वो खिड़की पे बैठ जाती थी। अब एक दूसरे को देखते थे कि इशारों इशारों में बातें करते थे। फिर उसके बाद अब तकरीबन 2 साल पहले 2024 के समथिंग देवकृष्ण पुरोहित को भी समझ में आ गई। उनको भी पता चल गया कि उनकी बीवी का किसी के साथ तो अफेयर चल रहा है। उन्होंने शायद अपनी बीवी को किसी से बातें करते हुए सुन लिया फ़ोन पे, और जब उनका पता चली तो उनके बीच में झगड़े थे वो काफ़ी बढ़ गए। और जब ये सब हो रहा था तो प्रियंका ने ये भी बोला था उनसे शायद कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं छोड़ के चली जाती हूँ। लेकिन जो देवकृष्ण थे उनको डर था समाज का, जिसके बारे में मैंने पहले बातें करी है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में, लोगों की क्या मानसिकता है आज की डेट में। क्योंकि आज की बात ऐसी है ना कि अभी भी वर्तमान समय में भी जो सेकंड और थर्ड टायर सिटीज हैं, गांव तो छोड़ दो, गांव तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो सेकंड और जो थर्ड टायर सिटीज हैं उनमें भी डिवोर्स एक, ये मान लीजिए कि ऐसा शब्द है जिसके आप लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है कि डिवोर्स ऐसा कुछ होता भी है, और खासकर पुरानी जनरेशन को। और इसको किसी भी के लिए भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको सही नहीं माना जाता है डिवोर्स को आज की डेट में। तो जब उन्होंने डिवोर्स मांगा तो उन्होंने शायद देवकृष्ण ने काफ़ी मनाने की भी कोशिश करी, काफ़ी समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन प्रियंका कोई बात कहाँ समझ में आती, वो तो कमलेश के प्यार में बहुत ज़्यादा खोई हुई थी। और फिर ये जो 7 अप्रैल को जो ये हादसा हुआ है, जो प्रियंका थी वो 1 हफ्ते पहले ही अपने मायके से ससुराल आई थी और उन्होंने देवकृष्ण को मारने की जो प्लानिंग है, जो हत्या की उनकी प्लानिंग है, वो मायके से ही करके आई थी। वो 1 हफ्ता पहले करके आई थी कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने प्लान बनाया था, उन्होंने एक सुरेंद्र नाम के किलर को हायर करा और उसको बोला कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आपको देवकृष्ण की हत्या करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए थे। तो उसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, इसको प्रॉपरली पूरा कैसे किया जाए। तब तो उन्होंने प्लान बनाया कि 7 अप्रैल की रात को
घर में घुसेंगे, प्रियंका घर का दरवाजा खुला रखेंगी, ये दोनों घर में आएंगे, सुरेंद्र और जो कमलेश है वो घर में आएंगे, घर में आकर वो चोरी का बहाना करके जो देवकृष्ण है उनकी हत्या कर देंगे और सबको यही लगेगा कि चोरों ने किया है, किसी पे शक भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रियंका का वो 3.5 लाख रुपए के गहने चुराने वाला जो स्टेटमेंट था वो शायद उनको सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। फिर उसके बाद पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन जो सुरेंद्र है फरार है और आई होप कि वो जल्दी पकड़ा जाए। आज की डेट में इधर आप चाहे लड़का हो या लड़की, आपको इतना तो समझ आना चाहिए, इफ somebody do not want to stay with you, you should not beg them or ask them to stay with you. You should let them leave. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मन में आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज पनपेगी उसके बाद, वो है नफरत। अब वो नफरत उन्हें आगे चलकर क्या करने पे मजबूर करती है कोई नहीं जानता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देवकृष्णा ही है। अगर उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया होता था, चलो तलाक अगर उन्होंने नहीं भी मांगा, अगर वो बोलते कि ओके यू लाइक समबडी एल्स, तो मैं आपको जाने देता हूँ, आप खुश रहिए, तो आज शायद उनकी जान नहीं गई होती, विच इज अ वेरी सैड थिंग टू डू टू समवन। क्योंकि वो अपने घर के इकलौते से व्यक्ति थे देवकृष्ण, जिनके कंधों पे अपनी पूरी फैमिली का बोझ था। वो अपनी माँ का ख्याल रखते थे, अपनी बहन का ख्याल रखते थे, उनकी बदौलत उनका घर चल रहा था, जो शायद अब आगे कैसे होगा आई डोंट नो। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप लड़के हो या लड़की, अगर कोई जाने चाहता है उसे जाने दीजिए। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, इट डज नॉट मैटर। ये सब चीजें आपकी लाइफ से ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। कहने में कहता है कोई इस चीज को 1 साल याद रखेगा, 2 साल याद रखेगा, 3 साल याद रखेगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। तो इस चीज को लेके आगे बिल्कुल मत सोचना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जान आपके हाथों में है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बी सेफ, बी काइंड एंड बी अलर्ट।